हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आई क्यू। स्टडी आई क्यू के वीडियो में हम करेंगे वोकेबुलरी का सेट नंबर 3। तो एक्साइटेड हैं आप? कौन से वर्ड सीखेंगे आज हम इन शब्दों को सीखेंगे। सबसे पहला है एब्स्ट्रूज, फिर है हॉरेंडस, इमोलेशन, ग्रीवस, हिडियस, हॉटी, हैपलेस, इम्बेसिल, इम्यूर, इम्पास। तो ये हैं आज के शब्द। चलिए शुरू करते हैं। ये आपका चैलेंज है आज का, जो वीडियो के एंड में होगा। पहला शब्द है एब्स्ट्रूज। इससे पहले एब्स्ट्रूज बताऊं क्या है, ये तस्वीर देखिए। ये पेंटिंग है, पर क्या इस पेंटिंग को देख के आपको ये समझ में आ रहा है कि जो बनाने वाला है, चित्रकार है, जो पेंटर है, वो क्या कहना चाह रहा है? और ऐसा ही आप देखेंगे कि 90% जो पेंटिंग होती हैं उनके साथ होता है। आप उनकी तरफ देखेंगे और आपको समझ में नहीं आएगा कि वो क्या कहना चाह रहा है। लोग हमें कहेंगे कि ये पेंटिंग कितनी अच्छी है और ये पेंटिंग बहुत महंगी बिकती हैं, अरबों रुपए में बिकती हैं, लेकिन हमें ये समझ में नहीं आता इसमें बना है क्या है। अब यहाँ भी पेंटिंग हम देख रहे हैं, ठीक है, अच्छी है भाई, लेकिन हमें तो समझ में नहीं आ रहा क्या है। तो एब्स्ट्रूज मतलब होता है जिसे समझना कठिन हो, डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। उसको अंडरस्टैंड करना, उसे समझना डिफिकल्ट है, कठिन है। इसका सिनोनिम है ऑब्स्क्योर, ऑब्स्क्योर, ईजोटेरिक, एनिग्मेटिक, क्रिप्टिक, इनकॉम्प्रिहेंसिबल। इनकॉम्प्रिहेंसिबल क्या होता है? जिसको समझना यानी कॉम्प्रिहेंड करना मुश्किल है, राइट? इसीलिए तो हम कहते हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। जब आप पैसेज सॉल्व करते हैं तो वो क्या होता है? कॉम्प्रिहेंशन, क्योंकि वो आपकी जो समझदारी है वो चेक की जाती है कि आप कितना जल्दी समझ पाते हैं, कितना जल्दी कॉम्प्रिहेंड कर पाते हैं। तो कॉम्प्रिहेंड, कॉम्प्रिहेंशन। और जो नहीं कर पा रहे, इन मतलब ऑपोजिट, राइट? तो इनकॉम्प्रिहेंसिबल। कई पैसेजेस ऐसे होते हैं, कई ऐसे पैसेज होते हैं, अनुच्छेद होते हैं, एकदम इनकॉम्प्रिहेंसिबल। आप समझ ही नहीं पाएंगे उन्हें, चाहे आप उन्हें 10 बार पढ़ लें। यानी क्रिप्टिक, पेचीदा। एनिग्मेटिक, एक एनिग्मा है, एक गुत्थी है, कुछ ना कुछ रहस्यमयी हो, जैसे समझ ही नहीं आ रहा। ऑब्स्क्योर, बहुत ही अलग, जैसे कोई राज हो, जैसे कोई पहेली हो। ठीक है, तो ये सारे शब्द उसी तरफ इशारा करते हैं, एब्स्ट्रूज। आप एब्स्ट्रूज की बजाय कई बार एब्स्ट्रैक्ट भी यूज कर सकते हैं, लेकिन एब्स्ट्रैक्ट के और बहुत मीनिंग होते हैं। जैसे अगर किसी बड़ी चीज को छोटा करके लिखें तो उसे भी एब्स्ट्रैक्ट बोलते हैं। जैसे मान लीजिए कोई चैप्टर है, और तो मैं उसको बोलता हूँ कि भाई आप इस चैप्टर का मुझे बस एब्स्ट्रैक्ट दे दीजिए, मेरे पास इतना समय नहीं है कि पूरा चैप्टर पढूं। या मान लो किसी नेता ने बहुत लंबी चौड़ी स्पीच दे दी, अपनी भाषण दे दिया, और मेरे पास उतना समय नहीं है, तो मैं कहूँगा भाई नेता की जो स्पीच है आप मुझे उसका एब्स्ट्रैक्ट लिख दो, मैं एब्स्ट्रैक्ट पढ़ लूँगा, पूरी स्पीच पढ़ने का टाइम नहीं है। तो उस सेंस में भी एब्स्ट्रैक्ट यूज़ होता है। लेकिन एब्स्ट्रैक्ट का मतलब एक और भी होता है कि एब्स्ट्रूज, यानी एब्स्ट्रैक्ट को भी समझना कठिन है। कई बार कुछ चीज़ें शब्दों में समझाई नहीं जाती, उसके लिए चित्रों का सहारा लिया जाता है। जैसे कहते हैं ना, एक कहावत है, अ पेंटिंग इज वर्थ अ थाउजेंड वर्ड्स। यानी 1000 शब्द कहो, उससे अच्छा है एक पेंटिंग बना दो। तो पेंटिंग में हजारों शब्दों का समावेश होता है। तो एब्स्ट्रूज मतलब ऑब्स्क्योर, एजोटेरिक, एनिग्मेटिक, क्रिप्टिक और इनकॉम्प्रिहेंसिबल। इसके उल्टा क्या हो गया? अपेरेंट। अब इसका उल्टा वो हो गया जो बड़े साफ साफ सीधा सीधा दिख रहा है, ठीक है, जो एकदम सामने प्रत्यक्ष है, बिल्कुल जो दिख रहा है उसमें कुछ समझने का है ही नहीं, बहुत आसानी से समझा जा रहा है, एकदम सामने है आपके, अपेरेंट है, दिख ही रहा है, अपेरेंट। डिस्टिंक्ट, डिस्टिंक्ट मतलब एकदम अलग ही दिख रहा है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, एक कोई शर्ट है, सफेद रंग की शर्ट है, उस पे अगर काले रंग का धब्बा आप डालते हो, सफेद रंग की शर्ट पे काले रंग का धब्बा कैसा दिखता है? एकदम फ्लैग्रेंट, एकदम डिस्टिंक्ट, एकदम एविडेंट, साफ है, सीधा, सामने सबूत है, एविडेंस। सबूत को क्या बोलते हैं? एविडेंस। तो एविडेंट मतलब एकदम सामने। लूसिड, एकदम क्लियर, एकदम क्लियर, लूसिड, लूसिड एक्सप्लेनेशन। आज मेरे टीचर ने कुछ पढ़ाया, एक्सप्लेनेशन कैसी थी? एकदम लूसिड एक्सप्लेनेशन थी, लूसिड, साफ, एकदम अच्छे से समझ में आ रहा था, बहुत ही ऑब्वियस, बहुत ही ज्यादा ऑब्वियस, यानी स्पष्ट, एकदम प्रत्यक्ष, एकदम स्पष्ट। तो ये है इसके एंटोनिम। अब हम इसके सेंटेंस के एग्जाम्पल देखते हैं। क्या हम मतलब इस शब्द बना सकते हैं, सेंटेंस बना सकते हैं। माई प्रोफेसर टोल्ड मी दैट माई थीसिस वॉज लेंदी एंड एब्स्ट्रूज। मेरे प्रोफेसर ने मुझे कहा, मेरे टीचर ने मुझे कहा कि मेरे जो थीसिस थे वो कैसे थे? वो लेंदी थे, बहुत लंबे थे, और समझने में भी कठिन थे, यानी एब्स्ट्रूज थे। तो वो कहना चाह रहे थे भाई सिंपल बनाओ थोड़ा।
थोड़ा सा अपेरेंट हो, थोड़ा ऑब्वियस हो, लूसिड एक्सप्लेनेशन हो। क्या लिख के लाए हो? इतना लंबा और बिल्कुल समझ में भी नहीं आ रहा। सिंस आई एम नॉट अ कंप्यूटर प्रोग्रामर आई यूजुअली फाइंड मोस्ट ऑफ द प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस एब्स्ट्रूज। चूंकि मैं एक कंप्यूटर प्रोग्रामर नहीं हूँ, इंजीनियर नहीं हूँ, तो मुझे जो कंप्यूटर की जो प्रोग्रामिंग है, वो कंप्यूटर की जो लैंग्वेजेस होती हैं वो कैसी लगती हैं? एब्स्ट्रूज। समझ ही नहीं पाता मैं, मेरे लिए बहुत कठिन है। जैसे यहाँ पे देखिए, ये कोई एकदम से कोई स्पष्ट नहीं है, कोई ये बहुत लूसिड नहीं है, एकदम ऑब्वियस नहीं है कि भाई क्या रास्ता कहाँ से है। दिमाग लगाना पड़ेगा, बैठ के थोड़ा सोचना पड़ेगा। अब इस गाड़ी को इस घर तक पहुंचाना है, तो ये पूरी मेज है। मेज मतलब एक तरह की पजल है, एक तरह का जाल बिछा हुआ है। अब इसमें दिमाग लगाना पड़ेगा, यानी एब्स्ट्रूज है ये, थोड़ा सा क्रिप्टिक है ये, राइट, मिस्टीरियस है, थोड़ा सा रहस्यमयी है, थोड़ा सा बैठना पड़ेगा। चलिए अगला शब्द है हॉरेंडस। हॉरेंडस किस सेंस में यूज होता है? हॉरेंडस मतलब होता है बहुत ही बुरा, बहुत ही ज्यादा बुरा, राइट, घिनौना, डरावना। जैसे मान लो कोई मर्डर होता है, कहीं पे कोई मर्डर हुआ, कोई मर्डर, गेस्टली मर्डर, जिसको देख के ही घिन आए, ऐसा बुरा मर्डर, कोई ऐसा क्राइम। जैसे निर्भया वाला जो क्राइम था वो कैसा था? गेस्टली क्राइम था, ग्रीजली क्राइम था, अपॉलिंग, डरावना, भय भय पैदा करने वाला, भय उत्पन्न करने वाला, खौफनाक, राइट, खौफनाक, ड्रेडफुल, फ्राइटफुल, डरावना, बहुत ही भयंकर। तो ये एकदम एग्जैक्ट सिनोनिम है सारे, ठीक है। बहुत बुरा, हॉरेंडस। कभी आपको सुनते हो भाई आज एक गाड़ी ट्रक से टकरा गई और वो बहुत ज़्यादा लोग उसमें बैठे थे और वो सारे उनकी डेथ हो गई। हॉरेंडस, ड्रेडफुल, एकदम देख के रोंगटे खड़े हो जाएं, ऐसी कोई न्यूज़, इतनी ज़्यादा घिनौनी। और इसका उल्टा क्या होगा? इसका उल्टा होगा कामिंग, जो आपको शांत करे, जो आपकी टेंशन दूर भगा दे, आपको काम करे, सूद करे, आपको कंफर्ट करे, कंफर्टिंग, कंसोल करे, आपको सांत्वना दे, पैसिफाई करे, दिलासा दे आपको, ठीक है ना, आपको पहले से बेहतर बनाए, पैसिफाई करे, आपको शांति दे। पैसिफाइंग मतलब शांति देने वाला, शांतिदायक। कौन शांति देता है? अगर कोई व्यक्ति है तो आप उसे कहोगे पैसिफिस्ट। पैसिफिस्ट मतलब क्या होता है? जो युद्ध ना चाहता हो, जो शांति चाहता हो, ठीक है, जो प्यार मोहब्बत से पेश आए, पैसिफिस्ट है वो हमेशा युद्ध के खिलाफ है। हम दो शब्दों का भी इस्तेमाल करते हैं, एक होता है हॉक और एक होता है डव। डव तो शांति का प्रतीक होता है, डव एक बत्तख होती है, एक तरह की, एक तरह का पक्षी होता है, ये शांति का प्रतीक होता है, ठीक है, शांति का प्रतीक होता है डव। तो अगर हम बोलते हैं ये व्यक्ति तो डव है, मतलब क्या है? वो शांति चाहने वाला है, पैसिफिस्ट है। और अगर कोई हॉक है मतलब बाज है, बाज है मतलब युद्ध चाहने वाला है। तो हॉक, डव, राइट। तो एग्जाम्पल देखते हैं हम इसके। द नेक्स्ट 6 miles वर ट्रूली हॉरेंडस, वी couldn't see more than 10 feet in front of us due to the fog। हम गाड़ी से कहीं जा रहे थे और हमें अगले जो 6 मील तय करना है गाड़ी से, वो बहुत ही हॉरेंडस है, डरावना है। क्यों? क्योंकि हमें 10 फीट से ज़्यादा दिख ही नहीं रहा है, क्योंकि फॉग इतनी है, धुंध, कोहरा इतना ज़्यादा है कि हमें कुछ दिख ही नहीं रहा है। A horrendous mining disaster had killed 129 men and the prospects for their rescue were bleak। एक कोई खदान थी, खदान, उस खदान में कोई हादसा हो गया, डिजास्टर, आपदा आ गई, उसकी वजह से एक बहुत ही हॉरेंडस एक्सीडेंट हुआ, उसमें 129 लोग मारे गए। 129 लोग मारे गए और उनके रेस्क्यू के, यानी कि उनको बचाने के, उनके बचाव के जो संभावनाएं थी, यानी प्रोस्पेक्ट मतलब संभावना, उनके रेस्क्यू करने के, उनके बचाव की संभावना कैसी थी? बहुत ब्लीक। ब्लीक मतलब जिसके चांसेस बहुत कम होते हैं। आपने पेपर दिया, आपके पास होने के चांसेस कैसे हैं? बहुत ही ब्लीक, यानी कि बहुत ही कम, ठीक है ना, बहुत ही ब्लीक, जिसकी संभावना बहुत कम हो, ना के बराबर, ब्लीक, बहुत कम चांसेस है। मेरे लॉटरी जीतने के क्या चांस हैं? वेरी ब्लीक, बहुत कम। क्लियर है? हॉरेंडस, बहुत बुरा, घिनौना, डरावना, खौफनाक, भयानक, शर्मनाक भी कई बार उस सेंस में भी यूज होता है कि देखो कितना शर्मनाक कार्य किया उन्होंने, इतना हॉरेंडस किया, इतना गेस्टली, एकदम। नेक्स्ट है इमोलेशन। इमोलेशन का मतलब होता है आग लगा देना किसी को, किसी चीज को आग लगा देना। यानी अभी देखो इसके कंटेक्चुअल मीनिंग अलग अलग होते हैं, जैसे बलि देना, आहुति देना, ये हो गए थोड़े से डायरेक्ट। लेकिन किसी चीज को आग लगा देना मतलब, जैसे अगर मैं मान लो किसी व्यक्ति को बोलता हूं कि भाई आप धूम्रपान मत करो, आप मतलब शराब मत पियो, आप अपने कैरियर को क्या कर रहे हो? इमोलेट कर रहे हो, आप अपनी लाइफ को इमोलेट कर रहे हो, यानी खुद ही अपनी जिंदगी को आग लगा रहे हो, अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार रहे हो, अपने जीवन की खुद ही बलि दे रहे हो, अपने जीवन की खुद ही आहुति दे रहे हो। तो जब भी अंग्रेजी आप सीखो तो सिर्फ डायरेक्ट मीनिंग नहीं होता,
ऐसा नहीं है कि आपको इमोलेट का इस्तेमाल वहीं करना है जहाँ कोई जानवर की बलि दी जा रही है या कोई आहुति दी जा रही है, कोई नरसंहार हो रहा है या सती कोई जलाई जा रही है, कोई सती हो रही है, वो सब नहीं। इमोलेट मतलब कोई चीज खत्म करना, किसी चीज को सेक्रीफाइस करना, किसी चीज की बलि, सेक्रीफाइस, राइट, किसी को मारना, किल करना। तो इसका सिनोनिम क्या हो गया? इसके सिनोनिम है ऑब्लेशन और ऑफरिंग, ऑब्लेशन और ऑफरिंग। और एंटोनिम, एंटोनिम रिवाइव करना। अब या तो आप किसी को मारोगे या उसमें प्राण डाल दोगे, ठीक है, रिवाइव कर दोगे, उसमें दोबारा सफुर्ती भर दोगे, यानी रिवाइटलाइज कर दोगे। एक कैप्सूल भी आता है, याद है, रिवाइटल, तो उसका नाम रिवाइटल क्यों रखा है? क्योंकि वो रिवाइटलाइजिंग करता है, यानी दोबारा से वो सफुर्तीदायक है, दोबारा से वो सफुर्तीदायक है, वो आप में जीवन भर देता है। रिवाइटल, दोबारा आपको एक तरह से जीवित कर देता है, पुनर्जीवित कर देता है, इनविगोरेट कर देता है। इनविगोरेट मतलब आपको कैसा बना देगा? विवेशियस बना देगा, लाइवली बना देगा, पूरे एक तरह से आपको ऊर्जावान बना देगा, इनविगोरेट कर देगा, जैसे आपने दोबारा से प्राण डाल दी, ऐसा कर देगा। तो ये हो गए इसके उल्टा। तो या तो आप किसी की जान निकाल लेते हो या उसको दोबारा जान उसमें डाल देते हो, राइट। ऑफरिंग क्या होता है? यहाँ पे ऑफरिंग डायरेक्ट सिनोनिम नहीं है। ऑफरिंग मतलब जैसे लोग कई बार क्या करते हैं, जानवर की बलि देते हैं भगवान को प्रसन्न करने के लिए, तो वो जानवर की ऑफरिंग दे रहे हैं, बलि दे रहे हैं, ठीक है। एग्जाम्पल, एक्सेसिव ड्रिंकिंग और ड्रग अब्यूज इज अ कॉन्स्टेंट पाथ टुवर्ड सेल्फ इमोलेशन। अगर आप बहुत ज़्यादा शराब पीते हो या ड्रग्स लेते हो तो आप लगातार एक ऐसे रास्ते पे चल रहे हो जो सिर्फ सेल्फ इमोलेशन, यानी खुद की आहुति दे रहे हो, आप खुद की बलि दे रहे हो आप। इट इज क्लियर दैट द इमोलेशन ऑफ विडोज कैन नॉट बी जस्टिफाइड एट एनी कॉस्ट। किसी भी तरह से हम जो विधवाएं हैं उनका इमोलेशन बर्दाश्त नहीं कर सकते, उसको सपोर्ट नहीं कर सकते, उसको जस्टिफाई नहीं कर सकते, ठीक है। इमोलेशन ऑफ विडोज यानी कि जैसे सती होता था पहले, तो वो आज के समय में कोई भी किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं की जा सकती। अब आते हैं अगले शब्द पे जिसका नाम है ग्रीवस। ग्रीवस मतलब होता है गंभीर या घोर, जो बहुत ही सिवियर हो, बहुत ही ज्यादा हो, बहुत ही सीरियस हो, ठीक है। जैसे सिनोनिम इसका है क्रिटिकल, एगोनाइजिंग, हर्टफुल, एफ्लिक्टिंग। ग्रीवस, अगर मान लो आपको कोई ग्रीवस इंजरी हो गई, यानी कि बहुत ज़्यादा चोट लग गई, बहुत ही ज़्यादा चोट लग गई आपको, ग्रीवस इंजरी। अब ये इंजरी जरूरी नहीं है आपको शारीरिक हो, मानसिक भी हो सकती है। यहाँ पे सेंटेंस देखिए, समटाइम्स अ वर्बल इंसल्ट कैन कॉज मोर ग्रीवस इंजरी देन एनी फिजिकल असॉल्ट। यानी कई बार शब्दों की जो इंसल्ट होती है, वर्बल इंसल्ट, शब्दों का जो चुभन होती है, तो वो ज़्यादा होती है, वो ज़्यादा ग्रीवस इंजरी होती है कंपेयर टू फिजिकल असॉल्ट। किसी ने आपको मान लो फिजिकल असॉल्ट किया, कोई मुक्का मारा, किसी ने कोई थप्पड़ मारा, फिजिकली असॉल्ट किया, उससे ज़्यादा डेंजरस होता है ग्रीवस इंजरी जो वर्बल असॉल्ट से होती है, मुख से होती है, जुबान से, जुबान की जो चोट है वो ज़्यादा हर्ट करने वाली होती है, ज़्यादा ग्रीवस होती है, ज़्यादा गंभीर होती है, ज़्यादा घोर, सिवियर होती है। क्रिटिकल, क्रिटिकल मतलब क्या होता है? क्रिटिकल मतलब संकट, बहुत गंभीर या घोर संकट। कई बार डॉक्टर कहते हैं पेशेंट क्रिटिकल है जी। पेशेंट क्रिटिकल है मतलब कैसा है? क्या बहुत खुश है, ठीक हो जाएगा भी? नहीं, क्रिटिकल है मतलब बहुत गंभीर, गंभीर है, गंभीर सिचुएशन में क्रिटिकल, ठीक है। एगोनाइजिंग, हर्टफुल, बहुत ज्यादा पीड़ादायक। एफ्लिक्टिंग, ठीक है, अफ्लिक्टिंग, संकटमय। और इसका उल्टा क्या होगा? इसका उल्टा होगा सेटिस्फाइंग, जो आपको सेटिस्फाई करे, उतना गंभीर नहीं है, उतना घोर नहीं है, अच्छा है, कंफर्टिंग है, तो कंफर्टिंग इसका उल्टा हो गया, खुशी देने वाला, ग्रीवस नहीं है। और इसमें ये एंटोनिम भी यूज किए जा सकते हैं, जैसे ट्रिवियल या वीनियल। ट्रिवियल या वीनियल मतलब क्या होता है? ट्रिवियल या वीनियल मतलब होता है जो उतना ज्यादा घोर ना हो, यानी बहुत ही छोटा। बहुत ही छोटे से मतलब यहाँ साइज की बात नहीं हो रही है, ठीक है। यहाँ पे मान लो जैसे दो दोस्तों में किसी बात को लेकर लड़ाई हो गई। अब या तो वो बात होगी बहुत ही इंपॉर्टेंट कि भाई किसी ने कुछ फैमिली के बारे में बोल दिया या कुछ और बहुत बहुत बड़ा कुछ ग्रीवस, लेकिन कई बार छोटी छोटी बातें एकदम अनइम्पॉर्टेंट, बिल्कुल जो गैर महत्वपूर्ण है, उनके ऊपर लड़ाई हो जाती है, यानी बहुत ट्रिवियल, ठीक है। वर्ड पावर मेडी जी किताब में ट्रिवियल को देखो कैसे एक्सप्लेन करा है। वाया, वाया मतलब क्या होता है? रास्ता। जैसे भाई आप कहाँ से होके जा रहे हो? मैं वाया गुड़गांव, मैं गुड़गांव होके जा रहा हूँ। वाया। ट्री मतलब होता है तीन, तो जहाँ तीन रास्ते मिलते हैं, तो ये क्या हो गया? ट्री वाया। अब जहाँ तीन रास्ते मिलते हैं वहाँ पे भीड़ बहुत होगी क्योंकि इतने सारे रास्ते मिल रहे हैं, तो जहाँ इतने सारे लोग हो वहाँ आप कैसी बात करोगे? कोई बहुत सीरियस बात करोगे? कोई बहुत इंपॉर्टेंट बात करोगे? नहीं, तो कैसी बात करोगे? ट्रिवियल, जो इंपॉर्टेंट नहीं है। इतनी भीड़ के आगे कौन इतनी सीरियस बातें करता है? जहाँ बहुत ज़्यादा लोग खड़े हो वहाँ कभी भी आप काम की बात नहीं करोगे, वहाँ कैसी बात करोगे? स्मॉल टॉक,
अनइम्पॉर्टेंट, ट्रिवियल, वीनियल। तो ट्रिवियल और वीनियल भी इसके ऑपोजिट हो सकते हैं। ग्रीवियस मतलब गंभीर, कुछ बहुत गंभीर है भाई। गंभीर है तो फिर हम अपने कमरे बंद करके बात करेंगे, लेकिन अगर कुछ गंभीर नहीं है तो सबके सामने। ट्रिवियल है, बहुत ही छोटा सा है, वीनियल एकदम। अब यहाँ पे एक एग्जांपल और देखिए, स्पाई। स्पाई कौन होता है? जासूस। जासूस को स्पाई बोलते हैं। जेम्स बॉन्ड क्या है? स्पाई है। तो स्पाई क्या करते हैं? कई बार डिटेक्टिव वर्ड भी यूज करते हैं, डिटेक्टिव, ठीक है, डिटेक्टिव या स्पाई, जासूस। तो स्पाई जो होते हैं उनको कई बार बहुत ही ग्रीवस टॉर्चर किया जाता है, बहुत ही ज्यादा टॉर्चर किया जाता है, लेकिन फिर भी वो लॉयल्टी, लॉयल्टी मतलब किसी के प्रति लॉयल होना, किसी का विश्वास ना तोड़ना, देशभक्त होना, अपने देश के प्रति लॉयल होना, पैट्रियट होना, तो वो तब भी जो लॉयल्टी है, जो विश्वास है, वो अपने देश का नहीं तोड़ते। यानी कि वो मुंह से कुछ नहीं बोलते, चाहे उनको कितना भी टॉर्चर कर लिया जाए तो भी वो लॉयल्टी अपनी रखते हैं अपने देश के लिए। समझ गए ग्रीवस कैसे यूज करना है? अब है हिडियस। हिडियस मतलब होता है बहुत ही ज्यादा अगली। अब यहां से अगली मतलब बदसूरत नहीं है, अगली का मतलब बदसूरत भी होता है, लेकिन यहां पे मतलब है घृणित, वही जिस बात से घृणा आए, जिस बात से घृणा आए, ग्रुसम। मैंने यहाँ पे एक शब्द जो बताया था हॉरेंडस, तो हॉरेंडस और ग्रीवियस, हॉरेंडस और हिडियस, ये आप एक सेंस में यूज कर सकते हो, इनकी दिशा एक ही है, ठीक है। हिडियस, हिडियस मतलब घृणित। कुछ आपने सुना, कहीं किसी ने किसी को मार दिया, गला काट दिया, तो वो क्या, बहुत ही घृणा, घृणा हो रही है सुन के, घिन आ रही है, घिन। मत बताओ मुझे, मैं नहीं सुनना चाहता, मुझे मत बताओ, मेरा पूरा दिन खराब हो जाएगा। हिडियस, डिस्गस्टिंग, सुन के ही डिस्गस्ट की फीलिंग आती है। ऑफुल, बहुत ही बुरा। लोथसम, घृणा करने वाला। लोथ, लोथ मतलब किसी को घृणा करना, किसी से नफरत करना, नफरतदायक, सुनते ही नफरत आ रही है। एबोमिनेबल, डेस्पिकेबल, ठीक है। तो ये सारे शब्द जो हैं ये सिनोनिम है, बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे के सारे शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है। डिस्गस्टिंग, ऑफुल, लोथसम, एबोमिनेबल, डेस्पिकेबल। तो इसका उल्टा क्या होगा? वो चीज जो आपको अच्छी लग रही है, सुन के मजा आ रहा है, अपील कर रही है आपको, ठीक है। आपको किसी ने कोई कविता सुनाई, वाह क्या अपीलिंग कविता थी, अपील करती है मुझे, ठीक है। डिलाइट, प्रसन्नता दायक, डिलाइटसम। एल्योरिंग, मैं खींचा चला जा रहा हूं, मैं एल्योर हो रहा हूं, मैं खींचा चला जा रहा हूं उसकी तरफ। प्लेजेंट, बहुत ही ज्यादा सुखदायक, बहुत प्लेजेंट। प्लेजेंट पर्सनैलिटी, कई लोगों की बहुत प्लीजिंग पर्सनैलिटी होती है। मतलब प्लीजिंग पर्सनैलिटी मतलब उनके साथ एक हंसमुख, एक मजा आता है, बात करके भी अच्छा लगता है, ठीक है ना, बात करके भी अच्छा लगेगा। लेकिन कुछ कुछ ऐसे बिहेव करते हैं कि वो, उनके पास हम रहना नहीं चाहते। लोथसम बिहेवियर होता है, बहुत ही ऑफुल, बहुत ही बुरा, घृणित, घृणा आती है। तो एग्जांपल देखिए, अ हिडियस मॉन्स्टर अटैक्ड द हेल्पलेस विलेजर्स। एक बहुत ही ज्यादा, मॉन्स्टर मतलब होता है राक्षस, तो एक हिडियस मॉन्स्टर था, बहुत ही ज्यादा डिस्गस्टिंग और वैसा जो होता है राक्षस था, बहुत ही बड़ा साइज में और घृणित राक्षस था। उसने गांव वालों पे अटैक कर दिया। द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, अनलाइक द फर्स्ट, वॉज अ पीपल्स वॉर वेज्ड अगेंस्ट अ हिडियस आइडियोलॉजी। एक जो दूसरा विश्व युद्ध हुआ था वो पहले की वाले की तरह नहीं था। पहले वाला जो था वो तो इसलिए था कि हमें ज्यादा से ज्यादा जमीन पे कब्जा करना है, लेकिन दूसरा विश्व युद्ध एक विचारधारा के खिलाफ था। कैसी विचारधारा थी वो? हिडियस विचारधारा थी, नाजी विचारधारा थी वो, उसके खिलाफ था, ठीक है ना। घृणा, घृणा देने वाली विचारधारा थी वो, हिडियस विचारधारा थी वो। अगला शब्द है हॉटी। हॉटी का मतलब होता है घमंडी। घमंडी मतलब जो अपने आप को बहुत ज्यादा वो समझे, जिसका ईगो बहुत ज्यादा हो, बहुत ज्यादा घमंड, अहंकारी, ये समझना कि तुम बाकी लोगों से ज्यादा सुपेरियर हो। एरोगेंट, भाई बहुत एरोगेंट पर्सन है वो, एरोगेंट मतलब घमंडी है। कंसीटेड, कंसीटेड का मतलब भी होता है जो बहुत ज्यादा घमंडी हो, कंसीट है उसमें, कंसीट इज सेल्फ ड्रिवन, ठीक है। सुपरसीलियस भी बोल सकते हो, एकदम एग्जैक्ट सिनोनिम है सुपरसीलियस। या एक मुहावरा होता है, इडियम होता है, जिसको बोलते हैं ऑन वंस हाई हॉर्स। ऑन, जैसे कोई मान लो सब लोग आराम से बैठे हैं और वो अपने घोड़े पे सवार है, ठीक है। सब लोग पैदल चल रहे हैं रास्ते में और वो जैसे अपने हाई हॉर्स पे सवार है। कहने का मतलब वही है कि जो बहुत ही ज्यादा घमंडी है। और इसका उल्टा होगा मॉडेस्ट, हम्बल, विनम्रता वाला, विनम्रता वाला, बहुत ही शिष्ट, बहुत ही ज्यादा डाउन टू अर्थ, एकदम ऐसा लगेगा एकदम धरातल पे, पैर हमेशा जमीन पे। अनप्रिटेंशियस, तो प्रिटेंशियस वर्ड क्या होता है? अनप्रिटेंशियस का उल्टा हो गया प्रिटेंशियस, यानी दिखावा, बहुत ज्यादा दिखावा। कई बार ज्ञान का भी घमंड हो जाता है। कई बार लोग थोड़ा सा पढ़ ले, उन्हें ज्ञान का घमंड हो जाता है, भाई ज्ञान अब तो दिखाएंगे इसे। तो वो कैसे बिहेव करेंगे? वो प्रिटेंशियस बिहेव करेंगे, दिखावा करेंगे, प्रिटेंशियस बिहेवियर होगा। वो हम्बल नहीं होंगे, वो मॉडेस्ट नहीं होंगे, वो डाउन टू अर्थ। लेकिन एक ऐसे भी होते हैं कि ज्ञान जब बहुत ज्यादा हो जाता है लोगों को, तो वो बिल्कुल एकदम शांत हो जाते हैं,
जो जितना शांत उतना ज्यादा ज्ञानी, ऐसा भी कहा जाता है कि समुद्र भी वहां पे सबसे ज्यादा गहरा होता है जहां पे शांत होता है, ये भी कहावत है। तो हमें कैसा होना चाहिए? हमें एरोगेंट होना चाहिए नहीं, हमें कैसा होना चाहिए? दीनता विनम्रता वाला, नम्र होना चाहिए, मॉडेस्ट हम्बल होना चाहिए, अनप्रिटेंशियस, डाउन टू अर्थ। एग्जाम्पल, अ पर्सन्स ब्रस्क एंड हॉटी बिहेवियर टू हिज इक्वल्स मेक हिम मैनी एनिमीज। यानी अगर एक व्यक्ति ब्रस्क, ब्रस्क मतलब भी वही है अशिष्ट, अभद्र, असभ्य, हॉटी और घमंडी ऊपर से, एक तो अशिष्ट भी है, असभ्य भी है और हॉटी भी है, तो वो अपने दुश्मन ही बनाएगा, अपने दोस्तों को अपने दुश्मन बना लेगा। When the haughty CEO ignored the stockholders at the annual conference, the board of directors gave him a stern lecture. जब जो कंपनी का सीईओ था, मुख्य कार्यकारी अधिकारी था, उसने अपना, और वो काफी घमंडी था, तो उसने स्टॉक होल्डर्स को इग्नोर किया, यानी जिन लोगों ने कंपनी में पैसा लगाया उनको इग्नोर करना शुरू कर दिया, उनकी बातों को अनसुना करना शुरू कर दिया, तो उसे अच्छा खासा लेक्चर मिला फिर सम्मेलन में, राइट। तो हॉटी कभी भी नहीं होना चाहिए। अब है हेल्पलेस। हेल्पलेस मतलब असहाय, असहाय या बेसहारा। अब ये किसी भी सेंस में यूज हो सकता है। अनफॉर्चुनेट, भाई उतना अभाग्यशाली, कोई गरीब आदमी है, बहुत ही गरीब है, खाने को नहीं है, हेल्पलेस एकदम बेचारा है, असहाय है। अनफॉर्चुनेट है, भाग्य ने साथ नहीं दिया, अभाग्यशाली है, अनलक्की है, लक ने साथ नहीं दिया, अनलक्की, वो भी असहाय हो सकता है। जिंक्स, जिंक्स मतलब होता है मनहूस, जिंक्स मतलब मनहूस। अनफेवरेबल यानी जो परिस्थितियां हैं उसके प्रतिकूल हैं, उसके अनुकूल नहीं है, जो परिस्थितियां उसके साथ नहीं है, अनफेवरेबल है, उसको फेवर नहीं कर रही है, उसके खिलाफ है, उल्टा है। मिजरेबल, बहुत ही कठिन परिस्थितियों में जो है, बहुत ही मिजरेबल है, बहुत ही ज्यादा दुखी है, ठीक है। हेल्पलेस है, मान लो कोई बकरा है और उस बकरे की बलि देने जाने वाली है, वो बकरा कैसा होगा? बेचारा है, सहाय, हेल्पलेस, क्या कर लेगा वो? हेल्पलेस एकदम। हेल्पलेस या हेल्पलेस एक ही बात है। और इसका उल्टा क्या होगा? फॉर्चुनेट, भाग्यवान, ब्लेस्ड, जिसको आशीर्वाद मिला हुआ है, ब्लेस्ड है एकदम, सब कुछ है उसके पास, क्या नहीं है? प्रॉस्पेरस, फलने फूलने वाला, एकदम प्रॉस्पेरस है, प्रॉस्पेरिटी है, विलासिता है घर में, प्रॉस्पेरस है, प्रॉस्पेरिटी है चारों तरफ, राइट। तो ये हो गए इसके उल्टे शब्द। तो हेल्पलेस मतलब एकदम असहाय, बेसहारा, राइट। फॉर्चुनेट, ब्लेस्ड या प्रॉस्पेरस। तो एग्जाम्पल देखिए, द हेल्पलेस पैसेंजर्स वर स्ट्रैंडेड एट द एयरपोर्ट फॉर 3 days। बेचारे जो पैसेंजर थे, जो यात्री थे, एयरपोर्ट पे 3 दिन तक स्ट्रैंडेड हो गए। स्ट्रैंडेड मतलब फंस गए। क्यों? फ्लाइट सारी कैंसिल, क्या करेंगे, एयरपोर्ट पे 3 दिन बिताने पड़े। तो पैसेंजर कैसा महसूस कर रहे थे? एकदम हेल्पलेस, एकदम असहाय, क्या कुछ कर नहीं सकते, एयरपोर्ट के बाहर जा नहीं सकते, फ्लाइट से उड़ नहीं सकते, कहाँ, वहीं वहीं सोएंगे फर्श पे। सेवरल हेल्पलेस हाइकर्स गॉट कॉट इन द स्नो स्टॉर्म। बहुत सारे हाइकर जो पहाड़ पे चढ़ते हैं, जो हाइकिंग करते हैं, वो बेचारे किस में फंस गए? स्नो स्टॉर्म, बर्फीले तूफान में फंस गए। और जब फंस गए तो कैसे हैं वो? हेल्पलेस, क्या करेंगे, तूफान के आगे किसकी चलती है। अगला शब्द है इम्बेसाइल। इम्बेसाइल मतलब होता है मूर्ख, मूर्ख, विवेकहीन, इग्नोरेमस, जो बिल्कुल मूर्ख, इग्नोरेमस मतलब सीधा सीधा मूर्ख। डिमविट, डिमविट। और इसका उल्टा है इंटेलेक्चुअल। इंटेलेक्चुअल मतलब क्या होता है? बौद्धिक, जिसमें दिमाग हो, इंटेलेक्ट हो, लॉजिक हो, रैशनल हो। जिसके पास रैशनल होता है वो रैशनल होता है। अगर आप इसमें ई लगा दें तो बन गया रैशनल। रैशनल मतलब जिसके पास बौद्धिक स्तर जिसका बहुत अच्छा हो, सैगैशियस हो, सोच समझ के काम करने वाला, सैगैशियस, सैगैसिटी हो जिसके पास, रीजनेबल हो, रीजन हो, लॉजिक हो, ठीक है, लॉजिक हो, मेधावी हो, विवेकशील हो, समझदार हो, राइट। तो वो है इंटेलेक्चुअल, मेधावी, सैगैशियस, मेधावी, रीजनेबल, विवेकशील, विवेक जिसके पास हो, बुद्धि जिसके पास हो, जो बौद्धिक हो। और इसका उल्टा मूर्ख, इग्नोरेमस या डिमविट। जैसे एग्जांपल, द हाई स्कूल टीचर गॉट रेप्रिमेंडेड फॉर रेफरिंग टू वन ऑफ हिज स्टूडेंट्स एज एन इम्बेसाइल वन। जो हाई स्कूल की टीचर थी उसको रेप्रीमेंड कर लिया। रेप्रीमेंड मतलब उसको सुनाई अच्छी खासी प्रिंसिपल ने। रेप्रीमेंड करना किसी को मतलब उसको बताना कि तुम गलत हो, रेप्रीमेंड करना, उसको डांटना, उसको फटकार लगाना। तो हाई स्कूल के टीचर को फटकार क्यों लगाई गई? क्योंकि उसने अपने एक स्टूडेंट को मूर्ख बोल दिया। उसने अपने एक स्टूडेंट को कैसे रेफर किया? मूर्ख, तुम मूर्ख हो। इस बात पे उसकी अच्छी खासी डांट उसे पड़ गई और फटकार उसे लग गई। Thousands of people nowadays drive like novices and later on jump into arguments like imbeciles. आजकल लोग क्या करते हैं, कई गाड़ी वाड़ी चलानी आती है नहीं, एकदम नोविस है। नोविस मतलब कुशल नहीं है, नए हैं। नोविस मतलब नया, जिसमें कुशलता ना हो, जिसमें निपुणता ना हो, अभी आया ही है, ठीक है ना, नोविस है एकदम बिल्कुल। तो वो नोविस की तरह गाड़ी चलाते हैं, ठीक है, और बाद में फिर वो आर्ग्यूमेंट करते हैं किसकी तरह? मूर्ख की तरह,
बाद में फिर वो आर्ग्यूमेंट करते हैं, बहस करते हैं, एक तो गाड़ी चलानी नहीं आती, ठोक वोक देंगे इधर उधर, उसके बाद फिर वो मूर्ख की तरह एकदम आर्ग्यूमेंट करेंगे। इम्यूर, इम्यूर मतलब कैद करना या होना। एनक्लोज और कन्फाइन, कन्फाइन मतलब जब आप एक अपनी सीमा बना लेते हो, उसी में अपने आप को कन्फाइन कर लेते हो कि मेरा दायरा तो भाई ये है, ठीक है ना, मेरा दायरा तो बस ये है, इसके बाहर नहीं जाऊंगा, यानी मैंने अपने आप को ही कैद कर लिया, मैंने अपने आप को कन्फाइन कर लिया। भगवान बुद्ध क्या बोलते थे? भगवान बुद्ध बोलते थे आपका सबसे ज्यादा जो बड़ा दुश्मन है, यानी ताकतवर दुश्मन, आपका सबसे बड़ा ताकतवर दुश्मन भी आपको उतना नुकसान नहीं पहुंचा सकता जितने आपके अपने खुद के बेलगाम विचार। क्या गलत बोलते थे? हम अपना दायरा खुद ही छोटा करते हैं, अपने आप को कन्फाइन कर लेते हैं, अपने आप को इम्यूर कर लेते हैं, कैद कर लेते हैं, अपने ही विचारों में कैद कर लेते हैं, राइट। तो सिनोनिम क्या है इसका? इनकैरसरेट, यानी कैद कर लेना। सिंपल, इनकैरसरेट मतलब कैद कर लेना, डिटेन कर लेना। अब डिटेन क्या होता है? डिटेन होता है जैसे मान लो किसी के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई, तो पहले उसको डिटेन कर लेंगे, यानी उसकी मूवमेंट को रोक देंगे, उसको एक जगह पे सीमित कर देंगे, उसको बोलते हैं डिटेन करना, यानी एक तरह से कैद ही करना। एनकेज, पिंजरे में बंद कर देना किसी को। ले बाय द हील्स, ये एक मुहावरा है। ले बाय द हील्स मतलब भी होता है कैद हो जाना, और इसका उल्टा क्या होगा? इमेंसिपेट कर देना, लिबरेट कर देना, किसी को फ्री कर देना, किसी को स्वतंत्रता दे देना, लिबरेट कर देना। लिबरेशन, इमेंसिपेशन यानी मुक्त हो जाना, इमेंसिपेशन, लिबरेशन, ठीक है। एग्जाम्पल, स्टूडेंट्स इम्यूर देमसेल्व्स इन देयर रूम्स टू स्टडी, कई लोग अपने आप को कमरे में कैद कर लेते हैं पढ़ाई के लिए, ठीक है। इम्यूर्ड इन अ डार्क सेल, द हॉस्टेजेस वेटेड 6 months फॉर देयर रिलीज, कुछ लोगों को एक डार्क सेल, डार्क सेल मतलब बहुत ही ज्यादा अंधेरी गुफा या अंधेरी जेल में इम्यूर कर लिया गया, कैद कर लिया गया। तो ये लोग जो हॉस्टेज थे, हॉस्टेज मतलब जिसको कैद किया जाता है, अब यहाँ पे हॉस्टेज वर्ड का इस्तेमाल हुआ है, तो यहाँ कैदी नहीं है। हॉस्टेजेस का मतलब ये हो गया किसी को अगर मान लो किडनैप कर लिया जाए, तो वो हॉस्टेज ले लिया आपने उसको, ठीक है ना, और फिर आप फिरौती की मांग करो, तो वो हॉस्टेज है, यानी आपके पास, आप उसके होस्ट हो, एक तरह से आप उसकी मेजबानी कर रहे हो, तो वो आपके पास हॉस्टेज है। तो हॉस्टेज जो है, कैदी जो थे, यहाँ पे कैदी का मतलब ये नहीं कि उन्होंने क्राइम किया था, मतलब जिन लोगों को आपने हॉस्टेज ले लिया था उनको कैदी बना के रखा था एक तरह से, उनको 6 महीने वेट करना पड़ा अपने रिलीज के लिए। अंडरस्टूड है? इम्पास, इम्पास मतलब होता क्या होता है? मान लो 2 लोग हैं, जमीन बेचनी है, दाम की वो करने लगे, एक ने कहा मैं तो इतना दूंगा, दूसरे ने कहा नहीं मैं इतना दूंगा, उनमें कोई बात आगे बढ़ ही नहीं पा रही, तो यानी कि इम्पास आ गया। यानी एक ऐसी कठिन परिस्थिति जिसमें आगे प्रोग्रेस ही ना हो, जैसे किसी किसी गतिशील चीज को रोक दिया गया हो अचानक कि भाई आगे अब वो बढ़ ही नहीं रही बातें, जैसे भारत और पाकिस्तान में शांति वार्ता आगे बढ़ ही नहीं रही, तो क्या है? इम्पास, डेडलॉक, एकदम डेडलॉक है, कुछ आगे बढ़ ही नहीं रहा, डेड एंड, एक तरह से डेड एंड है, इसके आगे कुछ नहीं है, स्टेलमेट हो गया है। स्टैंड स्टिल, चीजें रुक गई हैं, आगे बढ़ ही नहीं रही हैं। स्टैंड स्टिल, स्टिल मतलब क्या होता है? एकदम रुका हुआ। स्टैंड स्टिल, हॉल्ट, चीजें हॉल्ट। मैं बस से जा रहा हूं, कहीं पे अचानक बस ने हॉल्ट लिया, मतलब वहीं रुक गई, वो एक रेस्टोरेंट पे रुक गई कि हम खा सकें, यानी हॉल्ट ले लिया। तो चीजों का रुक जाना, आगे ना बढ़ना, आगे कोई प्रोग्रेस ना दिखना, यानी इम्पास हो जाना, डेडलॉक, डेड एंड, स्टेलमेट, स्टैंड स्टिल या हॉल्ट। इसके उल्टे शब्द क्या हो गए? इसका कोई एग्जैक्ट वो तो है नहीं एंटोनिम, लेकिन जैसे चीजें दोबारा रिज्यूम हो गई, ठीक है, दोबारा रिज्यूम हो गई मतलब दोबारा चलने लगी, दोबारा रिन्यू हो गई, दोबारा कैरी ऑन करने लगे। तो कोई एग्जैक्ट परफेक्ट एंटोनिम इसका नहीं है, लेकिन आप इसको अलग अलग कंटेक्स्ट में यूज कर सकते हैं। जैसे मान लो भारत और पाकिस्तान में दोबारा वार्ता शुरू हो गई, तो क्या कहोगे? टॉक्स हैव रिज्यूम्ड नाउ, टॉक्स रिज्यूम हो गई, दोबारा स्टार्ट हो गई, ठीक है ना, एक नई नई दिशा मिली, न्यू डायरेक्शन मिली। एग्जाम्पल, द इलेक्शन इन माई स्टेट हैड लेड टू अ कॉन्स्टिट्यूशनल इम्पास विच कैन बी रिजॉल्व ओनली बाय अनदर इलेक्शन। अब मान लो किसी राज्य में चुनाव हुए, विधानसभा भंग हो गई, भंग हो गई मतलब क्या? इम्पास हो गया, कोई सरकार बना ही नहीं सकता, बुरी तरह से भंग है, ना कोई कोलिशन बन रहा, ना कोई गठबंधन बन रहा, तो क्या करना पड़ेगा? अनदर इलेक्शन, दोबारा चुनाव कराओ। ये तो संवैधानिक इम्पास है। बिकॉज ऑफ द इम्पास बिटवीन वर्कर्स एंड मैनेजमेंट द फैक्ट्री हैज बीन क्लोज फॉर 2 weeks। वर्कर जो हैं, कर्मी, श्रमिक और प्रबंधक यानी मैनेजमेंट के जो लोग हैं, उनके बीच में इम्पास चल रहा है, तो 2 हफ्ते से हड़ताल है, हो गया हड़ताल, स्ट्राइक हो गई, कोई काम ही नहीं हो रहा, इम्पास है एकदम। अब क्या करना चाहिए? अब डायलॉग करो, बात करो, संवाद करो। चलिए अब हम करते हैं, हमने काफी शब्द सीखे, अब हम करते हैं एक पैसेज, ठीक है, पढ़ते हैं। पहले खुद कोशिश करो, मुझे पूरी उम्मीद है आप ये खुद कोशिश करोगे तो आप समझ पाओगे, तो आपकी एक तरह से रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की प्रैक्टिस भी है। यही वीडियो को रोक दो, पहले खुद कोशिश करो, फिर मेरी एक्सप्लेनेशन सुनना। मैं शुरू करता हूँ। नेचर इज टू एब्स्ट्रूज फॉर ह्यूमंस टू अंडरस्टैंड।
जो हमारी नेचर है, जो हमारा प्रकृति है, वो एब्स्ट्रूज है। ह्यूमन बींग उसे आसानी से समझ नहीं सकते। नेचर इज टू एब्स्ट्रूज फॉर ह्यूमंस टू अंडरस्टैंड। ह्यूमन बींग्स जो हैं वो प्रकृति को नहीं समझ सकते। प्रकृति कोई आसानी से समझ में आने वाली चीज नहीं, एब्स्ट्रूज है, हार्ड टू अंडरस्टैंड है, राइट। द हार्डर वी ट्राई द मोर इम्बेसाइल्स वी अपीयर। जितना हम ज्यादा कोशिश करते हैं प्रकृति को समझने की, उतना ही हम ये पाते हैं कि हम तो मूर्ख हैं। कहने का मतलब ये है कि हम प्रकृति के आगे सच में मूर्ख ही हैं, हम इम्बेसाइल ही हैं, ठीक है। जितना ज्यादा कोशिश करेंगे प्रकृति को समझने की, उतना ही ज्यादा अपीयर होंगे जैसे हम इम्बेसाइल हैं। If we can notice, nature's one side is horrendous for human beings, while the other one is very soothing and healing for the rest of the species. हमारी प्रकृति के दो, जैसे एक कॉइन होता है, एक सिक्का, सिक्के के दो पहलू होते हैं, तो हमारी प्रकृति के भी दो पहलू हैं। एक जो पहलू है वो ये कि वो हॉरेंडस है, यानी हमारी प्रकृति क्षमा नहीं करती। हॉरेंडस बहुत ही घिनौना रूप भी है उसका। जैसे अब कोरोना वायरस आ गया, ये क्या, ये प्रकृति का एक तरह से वो है। कहीं पे बाढ़ आ जाती है, आपदाएं आ जाती हैं, भूस्खलन हो जाता है, लैंडस्लाइड हो जाते हैं, राइट, आवालांच आ जाते हैं, बर्फीले तूफान आ जाते हैं, स्नो स्टॉर्म आ जाते हैं, सैंड स्टॉर्म आ जाते हैं, मिट्टी वाले तूफान आ जाते हैं, लू चलती है, ब्लिजर्ड चलती है, कई तरह की पवनें चलती हैं। वो क्या, हॉरेंडस। तो एक तो डरावना, हॉरेंडस बहुत ही डरावना रूप भी है हमारी प्रकृति का, लेकिन एक प्रकृति का रूप ऐसा भी है जो सूदिंग है, जो हमें कहते हैं ना, जिसके पास जख्म है मरहम भी उसी के पास है। तो वो मरहम देता है, हमें सूद करता है, हमें खुशी देता है, हमें हील करता है, मरहम का काम करता है। जैसे आजकल कोरोना वायरस फैला हुआ है, लेकिन पोल्यूशन कम हो रहा है, तो जो बाकी स्पीशीज हैं, बाकी जो पक्षी हैं, ये एंजॉय कर रहे हैं, इनके लिए सूदिंग है, इनके लिए हीलिंग है। नेचर हील हो रहा है, नेचर अपने आप को हील कर रहा है, नेचर अपने आप की मरम्मत कर रहा है, नेचर अपने आप को जैसे पेशेंट रिकवर करता है, नेचर है अपने आप को रिकवर कर रहा है, बीमारी से निजात पा रहा है, अपनी आप को ठीक कर रहा है, क्योर कर रहा है। क्योर मतलब क्या होता है, इलाज, अपने आप का इलाज कर रहा है। सम इंटेलेक्चुअल्स आर रेफरिंग टू दिस एज कर्मा। कुछ बौद्धिक लोग इसे कर्मा बोल रहे हैं, भाई ये तो कर्मों की बात है। As we can see, for centuries, humans have been doing this hideous crime of immolating the innocent animals and causing them grievous pain and sufferings. Now they are getting back what they have delivered. जैसा कि हम सदियों से देखते आए हैं, सेंचुरीज से देखते आए हैं, एक सेंचुरी में 100 साल होते हैं, तो जैसा हम सेंचुरीज से देखते आए हैं, सदियों से देखते आए हैं, ह्यूमन बींग्स क्या करते आए हैं अब तक, ये हिडियस क्राइम करते आए हैं, बहुत ही ज्यादा घोर अपराध करते आए। क्या अपराध, कि जानवरों की बलि देना, इनोसेंट जानवर, मासूम जानवरों की इमोलेशन, बलि देना, और उनको ग्रीवस पेन, बहुत ज्यादा पेन और सफरिंग्स देना, बहुत ज्यादा उनकी दुर्गति करना, उनको दर्द देना। और अब क्या हो रहा है, अब हमने जो बोया है वही हम काट रहे हैं, यानी अब हमें वही वापस मिल रहा है जो हमने डिलीवर करा है। Once a haughty species, man is now hapless and forced to be immured at homes by the mother nature. This is an undeclared impasse. एक वक्त जो एक हॉटी स्पीशी होता था, ह्यूमन बींग्स कैसे होते हैं, घमंडी होते हैं, हम तो ह्यूमन बींग्स हैं और सब हमारे नीचे हैं, हम तो किसी की भी बलि देंगे, किसी को भी खाएंगे, ठीक है। तो वंस अ हॉटी स्पीशी, हम हमेशा से हॉटी स्पीशी रहे हैं, घमंडी रहे हैं, अहंकारी रहे हैं। अब प्रकृति ने हमारा अहंकार निकाल दिया है। अब मैन कैसा हो गया है, हेल्पलेस, असहाय, बेसहारा हो गया एकदम, उसकी सारी अकड़ निकल गई है, सारा घमंड निकल गया है। अब वो क्या, फोर्स टू, यानी मानव विवश हो गया है, इम्यूर्ड एट होम, घर में कैद होने पर विवश हो गया है। हम सब इस वक्त कैद हैं, घर में विवश हैं। किसने किया हमें कैद, मदर नेचर, हमारी प्रकृति ने किया, जो हमारी माँ है। दिस इज एन अनडिक्लेयर्ड इम्पास। अब हम कुछ कर नहीं सकते घर में बैठे, तो ये अघोषित इम्पास है, ठीक है ना, डेडलॉक है एक तरह का, हम कुछ कर ही नहीं सकते घर में बैठे, तो ये एक तरह का प्रकृति ने हमें इम्पास में डाल दिया है। तो ये पहला था, और अब हम करेंगे वो जो 5 क्वेश्चन हम करते हैं हमेशा, ये हैं वो 5 क्वेश्चन। हॉरेंडस का सिनोनिम क्या है, समानार्थी शब्द क्या है। अपॉलिंग, अपॉलिंग मतलब डरावना, मेरे को तो डर लगता है सोच के ही, इट्स अपॉलिंग। तो हॉरेंडस का सिनोनिम हो गया अपॉलिंग। अपीलिंग नहीं, अपीलिंग तो वो होता है जो मुझे अपील कर रहा है, जो मुझे अच्छा लग रहा है। पैसिफाइंग मतलब शांति देने वाला, सूद करने वाला। कंसोलिंग सांत्वना देने वाला, दिलासा देने वाला नहीं। तो हॉरेंडस का सिनोनिम हो गया अपॉलिंग, डरावना, भयंकर। ग्रीवस, ग्रीवस का सिनोनिम क्या हो गया, कंफर्टिंग, कंफर्टिंग मतलब मुझे कंफर्ट देने वाला, अच्छा लगने वाला। विनियल, विनियल मतलब बहुत ही छोटा। ट्रिवियल, तो ट्रिवियल और विनियल तो सिनोनिम है वैसे ही, तो ये तो वैसे ही कट गए, तो आंसर हो गया सिवियर। तो ग्रीवस मतलब बहुत ही घोर, यानी सिवियर। हॉटी, घमंडी, घमंडी का सिनोनिम बताइए। ह्यूमिलिटी, ह्यूमिलिटी मतलब जिसमें जो सभ्य है, जिसमें तमीज है, ठीक है, ह्यूमिलिटी है, विनम्रता है।
नहीं, ये तो नहीं होगा, उल्टा सिनोनिम पूछा है ना, तो हॉटी का घमंडी, ठीक है। सुपरसिलियस, तो आंसर यही हो गया सुपरसिलियस। सुपरसिलियस मतलब घमंडी, हॉटी। प्राउडी, मॉडेस्ट और हॉस्टाइल। हॉस्टाइल मतलब अलग होता है, हॉस्टाइल मतलब होता है नफरत करने वाला। तो हॉटी जरूरी नहीं है कि नफरत करने वाला भी हो, अपने आप में अहंकारी हो सकता है। हॉस्टाइल अलग होता है। हॉस्टाइल मतलब अशिष्ट, जब आप किसी के साथ सभ्यता से पेश नहीं आते, वो हॉस्टाइल होता है, वो अलग चीज है। तो यहाँ पे वो फिट नहीं बैठता, यहाँ पे सुपरसिलियस है एग्जैक्ट सिनोनिम। मॉडेस्ट मतलब होता है वही विनम्र, विनम्र व्यक्ति। हम्बल, डाउन टू अर्थ। इम्बेसाइल यानी मूर्ख, मूर्ख का एंटोनिम बताइए, तो मूर्ख का एंटोनिम क्या होगा? विवेकशील यानी सैगेशियस। तो आंसर है सी, और बाकी शब्द आप देख सकते हैं। उसके बाद है स्टेलमेट। स्टेलमेट मतलब क्या होता है? जब बात आगे ही ना बढ़े, तो इसका सिनोनिम क्या हो गया? इम्पास, ऑप्शन डी। क्लियर? तो ये था हमारा आज का वोकैब नंबर 3। आज हमने 10 शब्द सीखे। इन 10 के 10 को आप रिवाइज करें वो वीडियो को, और एक दिन छोड़ के एक दिन वीडियो आ रहा है जानबूझ के, क्योंकि मैं ये नहीं चाहता कि आप बहुत ज़्यादा, आपकी गति, हमें हमारी गति क्या होती है याद रखिए, जीवन में भी हमें खुद डिसाइड करनी है, ठीक है। एक बहुत अच्छी कहावत है कि कॉन्फिडेंस में चलना, कॉन्फिडेंस में चलना संशय में भागने से ज़्यादा अच्छा है। समझ गए? संशय मतलब शक, खुद पे जब विश्वास ना हो तो भागना ठीक नहीं है। आराम आराम से चलिए, पचा पचा के खाना खाइए, जैसे पचा पचा के, क्योंकि जो काम दांत नहीं करती वो आंत करती है, तो नुकसान हो जाता है। ठीक है, मिलते हैं वोकैब नंबर वीडियो 4 में। थैंक यू सो मच।